इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारत का संविधान, जिसमें हमने प्रियम्बल प्रस्तावना के बाद में पार्ट 1 फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें हमने डिस्कस किया। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में हमने डिस्कस किया। नागरिकता के बारे में प्रोविजन शेड्यूल 7 शेड्यूल का फर्स्ट लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट के 17th नंबर की एंट्री में भी वहां सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी में डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने आर्टिकल 36 के बारे में डिस्कस किया था। आर्टिकल 36 कहता है कि स्टेट की वही डेफिनेशन होगी जो पार्ट 3 में दे रखी है। और पार्ट 3 में कौन सी डेफिनेशन, मतलब क्या, 4 चीजें दे रखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी जिसमें हमारा पंचायत, म्युनिसिपैलिटी ये आ जाता है, अदर अथॉरिटी जिसमें ऑटोनोमस जैसे यूनिवर्सिटी, सीड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन, गेल, बेल, पावर ग्रिड, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद में 37 में 2 बातें हमने डिस्कस की थी। आर्टिकल 37 में पहला कि ये जो डीपीएसपी के प्रोविजंस हैं इनको कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं कराया जा सकता, और दूसरा स्टेट जब लॉ बनाएगा तो इन नीति तत्वों को ध्यान में रखेगा। 38 आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि ये प्रियम्बल जैसा है। प्रियम्बल जैसा ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भी जस्टिस, 3 टाइप ऑफ जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। और दूसरा इसमें ये कहा गया आर्टिकल 38 में जो हमने डिस्कस किया था, ये सोशल ऑर्डर की बात करता है। ऐसा एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोशल ऑर्डर की बात करता है, सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। यह है आर्टिकल 38। फिर आर्टिकल 39 में हमने डिस्कस किया था कि ए, बी, सी, डी और ई में कि ये चीजें हैं, जैसे राइट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, इक्वली अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइवलीहुड है। ऐसे सारे प्रोविजंस 39 में, यानी स्टेट जब लॉ बनाएगा तो उनका ध्यान रखेगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस में है? आर्टिकल 39 डी में। ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका केस कौन सा है? रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये ध्यान में रखना अपने को। उसके बाद में हमने आर्टिकल 39 ए डिस्कस किया था। 39 ए ये एक साथ यहां पर आगे आर्टिकल 39 ए में हमने ये देखा था कि ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इसको ऐड किया गया है। ये देखो, ये चीजें, एक तो प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, 3 वर्ड तो प्रियम्बल में। उसके बाद में आर्टिकल 30, ये तो हो गया प्रियम्बल। फिर आर्टिकल 39 का ए, उसके बाद में आर्टिकल 43 का ए, आर्टिकल 48 ए और पूरा का पूरा पार्ट 4 ए जो आर्टिकल 51 ए में प्रोविजन किए गए। ये सारे के सारे प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट से 1976 में आए। आर्टिकल 39 ए हमने डिस्कस किया था। 39 ए किसके बारे में है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसका है। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, इसमें हमने एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस कल डिस्कस किया था। और हमने 39 ए में एक लैटिन मैगजीन भी लिखी थी, प्रो बोनो, यानी निशुल्क विधिक सहायता के बारे में, जो सुविधा बिना फीस के जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी उसको प्रो बोनो कहा जाता है। जो नीडी पर्सन्स हैं, जिनके पास में फीस पे करने का पैसा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए। ये हमने 39 ए में डिस्कस किया था। फिर आर्टिकल 40 में हमने डिस्कस किया था पंचायत के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। पंचायत के बारे में प्रोविजन कहां दे रखा है? पार्ट एक तो आर्टिकल 40 में जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा पार्ट 9 में और तीसरा 11th शेड्यूल में।
11 शेड्यूल में कर रखा। पार्ट 9 है वो 243 से 243 ओ तक दिया हुआ है, ये हमने डिस्कस किया था। और इसकी कमेटी के बारे में डिस्कस किया था, मास्टर बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और जीवी के राव कमेटी और ये सिंघवी कमेटी, ये इसके बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। और ये भी डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 40 में प्रोविजन है, उसके बाद में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी विलेज में, बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की घोषणा की थी। और 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल 1993 को ये 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पार्ट 9A और 11 शेड्यूल जोड़ करके 3 टियर ग्रासरूट डेमोक्रेसी का हमने इंप्लीमेंटेशन कर दिया था। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। 41 में हमने डिस्कस किया राइट टू वर्क, जैसे मनरेगा और राइट टू एजुकेशन, ये एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजन पार्ट 3 में आर्टिकल 21A, पार्ट 4 में आर्टिकल 45 और पार्ट 4A में 51A के में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। 86 अमेंडमेंट से 2002 में इसमें चेंज किया गया, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद में इसका लोक सहायता पाने का 41 में ये भी डिस्कस किया। लोक सहायता पब्लिक असिस्टेंस यानी किन मामलों में, जहां कोई पुअर है, नीडी पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, ऐसे पर्सन्स जो अपनी हेल्प नहीं कर सकते, या वृद्धावस्था पेंशन, गरीबों को निःशुल्क राशन या मिड डे मील जो स्कूल में बच्चों को दिया जाता है, ये सारी चीजें ऐसे हेल्प करना 41 में। ये इंदिरा आवास योजना, इंदिरा रसोई योजना जो अभी वर्तमान में चल रही है, चाहे तमिलनाडु में वो अम्मा रसोई के नाम से, हर स्टेट ने अपने यहाँ ऐसे वेलफेयर स्कीम चालू कर रखी है। ऐसे जो नीडी पर्सन है वहां नीडी जाएगा, दूसरा कौन जाएगा? हम कितनी बार जाके इंदिरा रसोई में भोजन करते हैं कि चलो आज बर्थडे, आज तो इंदिरा रसोई में भोजन करके आएंगे 8 रुपए में, कोई नहीं जाता। तो वो जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प होनी चाहिए, ये 41 में। 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये हमने कल डिस्कस किया था कि इसमें काम की न्यायोचित दशाएं हो। इसमें विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस को हमने लिखते हुए डिस्कशन किया था। वर्क प्लेस पे एक डिग्निटीफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। दूसरा हमने इसमें डिस्कस किया था मैटरनिटी लीव का, कितने दिन का होता है मैटरनिटी लीव? 26 वीक्स तक का। और अबॉर्शन कितने वीक तक राइट है? 2 वीक कम करना है, 24 वीक तक। और मैटरनिटी लीव 26 वीक तक। और एक साल में कितने वीक होते हैं? 52। तो 6 महीने की छुट्टी मिलती है ना 26 वीक की। और जो चाइल्ड केयर लीव होता है वो कितने दिन का होता है? 2 ईयर का होता है। बच्चा 18 साल तक का, बच्चा बच्ची जो भी हो 18 साल तक का ना हो जाए तब तक के लिए उसको मिलता है। और पैटर्निटी लीव का भी प्रोविजन है। ये सारे 42 में हमने डिस्कस किया। 43 में हमने डिस्कस किया था वेजेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के लिए वेजेज ऐसा हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, उसमें वो अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके, उसका भी लाइवलीहुड ठीक से हो, ये हमने डिस्कस किया 43 में। फिर हमने 43A, ये देखो फिर वापस वही बात है, जैसे 39A आया ऐसे ही 43A भी 42nd अमेंडमेंट से 1976 में ऐड किया गया, ये अपने को ध्यान रखना है। तो 43A में हमने डिस्कस किया कि प्रमोशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का भाग लेना, पार्टिसिपेशन करना। तो ये क्या है? क्योंकि जब तक वर्कर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को वो फैसिलिटी देगा ही नहीं जब तक वो अपनी बात नहीं कहेगा। वो तो चाहेगा कि मोर और मोर बेनिफिट गेन करना, लेकिन वो जब तक अपनी बात नहीं कहेगा तब तक उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। वो कहेगा भाई मेरे बच्चों को एजुकेशन के लिए, हमें छुट्टी के लिए, रेजिडेंस के लिए ये सारी फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी दीजिए। 43B में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये डिस्कस किया। किस में है ये? 43B में, इसको ध्यान रखना। और कहां पर है ये? हमने कल लिखा था ना, आर्टिकल 19(1) के C में और 43 के B में और पार्ट 9B में 243ZH से ZT, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रोविजन किया गया है। जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के केस से इस 97th अमेंडमेंट 2011 से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रोविजन किया गया, इसको अब क्या कर दिया?
स्ट्रक डाउन कर दिया, इसको सेट असाइड कर दिया है। जो पुराना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो तो चलेगा, बट ये 97th अमेंडमेंट को इसलिए स्ट्रक डाउन करना पड़ा क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बना सकते हैं, सेंटर नहीं बना सकता। सेंटर 3 सिचुएशन में बना सकता है, आर्टिकल 249 में नेशनल इंटरेस्ट में, 250 में अगर नेशनल इमरजेंसी है तो, और 252 में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी के स्टेट उस लॉ को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसी तीनों ही सिचुएशन नहीं हुई थी, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? आप में से किसी को भी ऑनलाइन में ऑफलाइन में, अंकिता जी, आप अभी जो ऑनलाइन ले रहे हैं, लक्ष्मी, प्रियंका, आप सभी को, श्वेता जी, किसी को भी डाउट हो या ऑफलाइन में किन्हीं को डाउट हो, 43B तक प्लीज यू कैन आस्क। क्लियर है यहाँ तक? 44 जैसे अभी हमने कल, मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा था, व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था, तो आपने ग्रुप में देखा होगा कि कल राज्यसभा में भी हमारे तीनों के तीनों क्रिमिनल लॉज पास हो चुके हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। और जैसे अब ये पास हो गए, तो अब गवर्नमेंट के पास में अगला टास्क क्या बचा? आर्टिकल 44 है ना? नहीं, वो तो करेंगे। असेंट टू प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में होता है? 111। ऐसे लोगों ऐसे याद किया करो, 111, 222, 333 ऐसे याद होता है ना। 111 में है असेंट ऑन प्रेसिडेंट। तो अब जैसे हमारी लोकसभा ने 20 दिसंबर को पास कर दिया था, लोकसभा ने 21 दिसंबर को हमारी राज्यसभा ने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस को पास कर दिया। अब तीसरा काम किसका बच गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। असेंट ऑन प्रेसिडेंट ऑफ दीज 3 क्रिमिनल लॉज या क्रिमिनल बिल्स, इन पे असेंट देंगे तो ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं? पार्लियामेंट कहलाते हैं। पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिल जाएगी। 20 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया, 21 दिसंबर को राज्यसभा ने पास कर दिया, और आज 22 दिसंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर अपना असेंट दे देंगे। और हो सकता है शायद आज गजट नोटिफिकेशन भी हो जाए। जैसे ही हो जाएगा ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो सरकार के पास अगला काम बचा आर्टिकल 44 का। अब इस पे काम चालू कर देंगे, वैसे लॉ कमीशन ने कर रखा है। आर्टिकल 44, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, आर्टिकल 40 जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, उसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, लेकिन इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन करते करते हमको 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। 26 जनवरी डेट ऑफ कमेंसमेंट है इसकी। वहां से लेकर के कितना टाइम लग गया? 24 अप्रैल 1993, इतना टाइम लग गया इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन के लिए। और आर्टिकल 4 में तो लगभग 75 ईयर लग जाएंगे, क्योंकि अभी इसको पास होना शायद अगले सेशन में हो जाएगा। अगला यानी जनवरी में जो आएगा उसमें, नहीं तो फिर नई लोकसभा जो चुन करके आएगी मई जून में 2024 में, उसमें हो जाएगा। बट हो जाएगा 2024 में, संभवतया हो जाना चाहिए, नहीं तो 25 में तो पक्का हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? क्यों लागू करना? दरअसल इसमें कहा क्या गया, पहले एक बार बेरेट के अकॉर्डिंग देख लो, फिर इसका डिटेल में विद केस लो हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, देखो किसके लिए है? पर्सन्स नहीं लिखा हुआ है, सिटीजन। अभी भी भारत का एक स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चलती, कौन सा है? गोवा। वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है आज भी। गोवा पहले किनके पोजीशन में था, किनके कब्जे में था? हाँ, पुर्तगालीज के कब्जे में था। आर्टिकल 44 देखिएगा हिंदी इंग्लिश में। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता राज्य भारत के समस्त नागरिकों में, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जो अभी तक तो नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, लेकिन अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं। वो साहबानों से लेके सायरा बानों तक हम केसेस लिखेंगे अभी, उनमें कहा। उससे पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। जैसे अभी आपका ड्रेस कोड अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है, ऑनलाइन में भी बैठे हैं उनका अलग है, कुछ नाके बैठे होंगे, कुछ गुदड़ों में बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं,
तो सबका अलग अलग है। ये क्या है, यूनिफॉर्मिटी है क्या? नहीं है। एक जैसा, जैसे स्कूल में थे तो एक जैसे यूनिफॉर्म में आते थे ना, ये है यूनिफॉर्म। हमारे देश में 6 रिलीजन चलते हैं, 6 धर्म हैं। इन 6 के 6 धर्मों का अपना अपना अलग मैरिज का, डिवोर्स का, एडॉप्शन का, मेंटेनेंस का, ये सारा सिस्टम अलग है। इसको क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे एज ऑफ मेजोरिटी मुस्लिम में कितना है ना, 15 साल, खयार उल बुलूग जिसको कहा जाता है। तो क्या 15 साल में एज ऑफ मैरिज मानते हैं, मैरिज के लिए मेजोरिटी मानते हैं? तो क्या 15 साल की लड़की अगर वो मां बन जाएगी तो उसका बाकी का जीवन तो पूरा खराब हो जाएगा, ऐसा मेडिकल साइंस भी कहता है। तो ये गलत है। ऐसे किसी से किसी की किसी बात पे अनबन हुई और बात बात में कह दिया तलाक तलाक तलाक, ये तो गलत है। किसी का भी किसी से अनबन हो सकती है, बहन भाई का झगड़ा हो जाता है, माता पिता से झगड़ा हो जाता है, माता पिता का झगड़ा हो जाता है, किसी का भी आपस में रोटी जल गई, तलाक तलाक तलाक, है ना, सब्जी में नमक कम, तलाक तलाक तलाक, पत्नी ने खर्राटे मारे, तलाक तलाक तलाक, पत्नी ने प्यार नहीं किया तो तलाक तलाक, ज्यादा कर लिया तो तलाक तलाक। यानी एक प्रकार से कोई जैसे राइट जैसी बात ही नहीं हो। या 4 पत्नियां रख लेंगे, कौन रखने देगा आज के जमाने में? बात करके देख दूसरी से, पहली वाली से ब्रेकअप होता ही दिखेगा, ऐसा ही होता है ना, तो फिर घर में कौन रखने देगा? ये एक प्रकार का इनजस्टिस है कि नहीं वुमेन के साथ में, भले ये मुस्लिम वुमेन के लिए हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जैसा यूनिफॉर्म सिस्टम हो। किस किस चीज का? मैरिज, विवाह, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, सक्सेशन, इन सारी चीजों का, उत्तराधिकार का, दत्तक ग्रहण का, भरण पोषण का, विवाह का और तलाक का, सब चीजों का एक जैसा सिस्टम हो। क्योंकि जैसे हमारे आजकल में जैसे ही गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, उस जो डेट गजट नोटिफिकेशन में हुई उससे लागू हो जाएंगे ये तीनों के तीनों क्रिमिनल लॉ। तो उसमें ऐसा है क्या, हिंदू के लिए आईपीसी अलग बनाई है, मुस्लिम के लिए अलग बनाई है, क्रिश्चियन के अलग बनाई है, बौद्ध के लिए अलग बनाई है। जब क्रिमिनल लॉ हमारे एक हो सकते हैं, हम एक क्रिमिनल लॉ से गवर्न हो सकते हैं, तो सिविल लॉ में एक होने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, जो चीजें चल रही है वैसे ही चलेंगी। हिंदू कोड बिल 1955 में आ गया, आने के साथ ही पूरा हिंदू समाज एकदम से बदल गया होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आज भी समाज किन से गवर्न होता है? अपने कस्टम और यूसेज से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मुस्लिम की सारे रीति रिवाज, क्रिश्चियन के सारे रीति रिवाज वो खत्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं। कस्टम और यूसेज अपनी जगह प्रिवेल करेंगे, लेकिन मैरिज का जो सिस्टम है, डिवोर्स का जो सिस्टम है, मेंटेनेंस का जो सिस्टम है, एडॉप्शन का जो सिस्टम है, सक्सेशन का जो सिस्टम है, गार्जियनशिप का जो सिस्टम है, वो एक जैसा होना चाहिए, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। जैसे आज कोई हिंदू बिना किसी सक्सेसर के, बिना उत्तराधिकारी के उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी कहां जाएगी ना? विच ट्रस्ट, कौन से ट्रस्ट में जाएगी, कहां जाएगी? हमारा डिस्कशन हो रहा है ना, हाँ, एस्टीट गवर्नमेंट को चली जाएगी। हम इसमें भी डिस्कस करेंगे, है ना। आर्टिकल 292, 300 इनके आसपास डिस्कस करेंगे। 300 से पहले डिस्कस कर लेंगे। वो प्रॉपर्टी अगर हिंदू कोई निर्वसियती, या तो उसने वसीयत नहीं किया, विल नहीं किया, या फिर उसका कोई वारिस नहीं है, सक्सेसर नहीं है, ऐसे डेथ हो जाए, बंधु बांधव कोई भी नहीं है, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? ऐसा इसलिए संभव है जैसे कोई आया कहीं, किसी दूसरे शहर से आया, इस जयपुर में आके बस गया है, किसी और हमारे देश के किसी भी शहर, गांव, कस्बे में बस गया। अब मालूम नहीं किसी को कि पीछे उसके कौन लोग सक्सेसर हैं, वारिस हैं, और बहुत सालों साल हो गए उसको यहाँ रहते, बाद में उसकी डेथ हो गई, उसके कोई भी परिवार में नहीं है, तो फिर दावा कौन करेगा? संपत्ति का क्या होगा? तो संपत्ति किधर चली जाएगी? एस्टीट गवर्नमेंट को चली जाएगी। राजगामी हिंदी शब्द है इसका, चली जाएगी। लेकिन मुस्लिम में ऐसा हुआ तो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? वक्फ बोर्ड को, जो गलत है। जब एक तरफ राज को जा रही तो दूसरी तरफ भी राज को ही जानी चाहिए भाई। जब हमारी पूरी एक जैसा सिस्टम हो, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि कोई भी, देखो एक केस का नाम लिखो, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम 1985।
लिखा हुआ है तो चेक कर लो, ईयर वीयर चेक कर लो, बाकी ठीक है। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का केस है। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का केस है। इस केस के फैक्ट इस प्रकार से थे, थोड़ा फैक्ट सुन लो, इससे हमें लग जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की नेसेसिटी क्यों है। एक व्यक्ति जो इलाहाबाद एमपी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इंदौर भी प्रैक्टिस करते हैं, जबलपुर भी प्रैक्टिस करते हैं और कभी कभी प्रैक्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। इसका मतलब अच्छा लॉयर है, लीडिंग लॉयर है। उन्होंने उनकी पत्नी से 16 साल छोटी या 8 साल छोटी एक लड़की से शादी करके, उनकी पत्नी से छोटी थी वो महिला, और ये कह करके कि मैं एक दिन तो आपके पास आऊंगा और एक दिन उसके पास जाऊंगा। अब आदमी सीधा सा है कि जो छोटी है, जो उससे ज्यादा जवान है, आदमी उधर जाएगा, उधर चला गया, घर में झगड़ा हो गया, झगड़ा ज्यादा बढ़ने लग गया तो आदमी ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक। जो 80-90 साल की शाहबानो थी, जिसके पोते पोती नाते नाती हो गए, वो एकदम से सड़क पे आ गई जैसे ही बोला तलाक तलाक तलाक। वो अच्छे परिवार से थी, इसलिए उन्होंने एमपी हाई कोर्ट से केस लड़ते लड़ते जीत के जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए। ऐसा किसी को भी कोई तलाक दे दे, एक से ज्यादा शादियां कर ले, ये चीज तो गलत है, और जीवन के किसी भी मोड़ पे कर ले, ये भी गलत है। अब 80-90 साल की वो है तो वो भी जवान तो नहीं होगा, लेकिन वो मुस्लिम में ये कहा गया है ना कि किसी भी उम्र में कभी भी शादी की जा सकती है। तो ऐसा इसमें सबसे पहला केस शाहबानो बेगम, जिसमें स्ट्रांगली सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1985 में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। दूसरा केस लिखिए, 1985 के बाद में एक और केस है 1985 का, जॉन डिंग डे वर्सेस एसएस चोपड़ा। लिख लो इसको, जॉन डिंग डे है, जॉन डिंग डे है। एक हिंदी फिल्म का पुराना गाना सुना होगा ना, डिंग डोंग डिंग ऐसा करके, तो ऐसे जॉन डिंग डे है वर्सेस एसएस चोपड़ा, ये भी 1985 का है। जॉन डिंग डे है वर्सेस एसएस चोपड़ा। जॉन इंग्लिश में JOHN, जोहन, डिंग डे है वर्सेस एसएस चोपड़ा, ये भी 1985 का ही है, सवालों की तरह। इसमें भी कोर्ट ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। ये क्रिश्चियन से रिलेटेड था दरअसल। क्रिश्चियन में वुमेन को डिवोर्स लेने के लिए उसके हस्बैंड की क्रुएल्टी के साथ में क्या प्रूव करना पड़ता है? एडल्ट्री प्रूव करना पड़ता है। तो कोर्ट ने कहा ये तो बहुत इनह्यूमन है। आज का तो टेक्निकल जमाना है, अब इसमें तो मोबाइल भी हो गया, हिडन कैमरास भी हो गए, बहुत सारी चीजें होगी, सीसीटीवी कैमरास भी हो गए, जिनसे चीजें प्रूव हो जाती हैं। लेकिन 1985 में तो इतना टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस नहीं थे, तो हम कैसे, महिला घर पे रहती थी सामान्यतया, आदमी बाहर काम करने जा रहा है, उसकी क्रुएल्टी तो वो प्रूव कर देगी, लेकिन एडल्ट्री वो तो बाहर जाके कर रहा था, उसकी एडल्ट्री कैसे प्रूव करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा रूल भी इनह्यूमन है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में केस लिखिएगा, 1995 का केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी हम आर्टिकल 44 में केसेस लिख रहे हैं, सरला मुदगल बनाम भारत संघ, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 1995, सरला मुदगल 1995 का है। इसमें देश भर में 4 अलग अलग रिट चल रही थी, तो यानी अलग अलग रिट थी 4, उनको एक साथ क्लब करके सरला मुदगल के नाम से सुना गया। क्या था कि अगर कोई व्यक्ति पहले विवाह किया किसी से, उनके उस पहले वाले विवाह से 1-2 बच्चे हो गए, उसके बाद में कोई और लड़की पसंद आ गई, तो पहले वाली पत्नी को अब छोड़े भी कैसे, क्योंकि वो हिंदू था तो छोड़ नहीं सकता। आफ्टर
कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू कोड बिल 1955, क्योंकि छोड़ने का लंबा प्रोसेस है, तो अब जल्दी से उससे शादी करनी है जो लड़की जवान है उससे, तो क्या किया लोगों ने, मुस्लिम बनना चालू कर दिया कि मुसलमान बन जाएंगे। अब मुस्लिम बन गए तो अब हिंदू तो रहे नहीं, अब शादी कर लो, और मुसलमान तो 4 शादी कर सकता है, तो पहले वाली पत्नी बच्चों का क्या होगा। ऐसे कहीं कोई जितेंद्र माथुर था वो मुसलमान बन गया, कहीं कोई सुनीता थी वो फातिमा बन गई, ऐसे बदल बदल के नाम शादियां कर ली। तो सरला मुद्गल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अपनी प्रीवियस लाइबिलिटी को फुलफिल नहीं करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, उस पत्नी की उन बच्चों की जिम्मेदारी तो उठाना नहीं चाहता और नई शादी करके उसका एंजॉयमेंट करना चाहता है, तो उसको किसी भी हालत में ऐसे कन्वर्जन को कन्वर्जन नहीं मानेंगे और प्रीवियस लाइबिलिटी से उसको मुक्त नहीं करेंगे। उसको प्रीवियस लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी, उन बच्चों की, उस बीवी की लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी। ऐसे किया गया धर्मांतरण को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा, ये सरला मुद्गल के में कहा। और साथ में गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया, भाई कोर्ट तो कह सकता है, काम करना तो पार्लियामेंट के हाथ में है, तो कह दिया क्या करिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए। फिर भी नहीं लागू हुआ। एक केस और लिखिए, डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सारे बहुत अच्छे केसेस हैं। आर्टिकल 44 में हम केसेस लिख रहे हैं। डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001, डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। ये डेनियल लतीफी वाला मामला भी सायरा बानो वाला कब का केस है, ईयर क्या है, 1985, और ये कब का है, 2001। कितने साल का ड्यूरेशन हुआ, 16 साल का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ठीक वही बात कह रहा है। सायरा बानो के एक फैक्ट रह गया था, वो बता देता हूं, वो इसमें साथ में जुड़ जाएगा। और उसमें जैसे ही कोर्ट ने कहा कि ये करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है, और मुस्लिम मेल, सायरा बानो केस का जजमेंट बता रहा हूं, बाद में इसका बताता हूं, मुस्लिम मेल ऑल्सो लाइबल टू हिज वाइफ अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, उसके तहत मेंटेनेंस देना पड़ेगा मुस्लिम मेल को भी, कि मुस्लिम मेल भी लाइबल है उस वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए। 125 झगड़े की जड़ ये थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कह दिया, उससे किसको तकलीफ है, और कह दो, लागू करना नहीं करना तो पार्लियामेंट के हाथ में है ना। लेकिन मेन मुद्दे की बात थी जिससे देश भर में विवाद हुआ, वो बात ये थी कि मुस्लिम पुरुष को भी अपनी पत्नी को भरण पोषण देना पड़ेगा। 125 सीआरपीसी, अभी वर्तमान सीआरपीसी, अभी तक तो है तो इसको वर्तमान ही कहेंगे, जो बदल जाएगी कब से तब देख लेंगे नया, कि 125 तो रहेगा नहीं, कोई दूसरी जगह चला जाएगा, बट रहेगा, ऐसा मेंटेनेंस रहेगा। तो मेंटेनेंस देना है, इसलिए पूरे देश भर में मुस्लिम समाज के मुल्ला मौलवियों ने प्रोटेस्ट किया, मुस्लिम समाज ने प्रोटेस्ट किया कि हमारी शरीयत के अनुसार हम शासित होते हैं। अब हिंदुस्तान में शरीयत चलती है कि भारत का संविधान चलता है, भारत का संविधान चलता है, तो कहा हम तो शरीयत से शासित होते हैं, इसलिए हमें मेंटेनेंस देने के लिए नहीं कहा जाए। और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को इनइफेक्टिव करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए पूरे देश भर में जो मुस्लिम मुल्ला मौलवियों का प्रोटेस्ट हुआ, उस समय की राजीव गांधी सरकार जो प्रचंड बहुमत में आई थी इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद में, 404 सीटें थी, मोदी के पास तो 303 है, 404 सीटों में से भी सरकार दबाव में आ गई और सरकार ने एक नया लॉ जारी कर दिया इस मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के जजमेंट को इनइफेक्टिव करने के लिए, द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन फ्रॉम डिवोर्स एक्ट 1996, मुस्लिम महिलाओं का तलाक से संरक्षण अधिनियम 1996 के नाम से एक नया अधिनियम पास कर दिया, जिसमें वही पहले वाली सिचुएशन हो गई कि मुस्लिम को मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में नहीं देना पड़ेगा। सेम जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट अगेन इन 2001, जैसा मोहम्मद अहमद खान शाहबानो बेगम में दिया, वैसा ही जजमेंट यहां फिर दिया। कितने साल का समय हुआ बीच में, ड्यूरेशन कितना हुआ, 16 साल।
भाई 1985 और 2001 में 16 साल का अंतर हो गया। इन 16 साल में मुस्लिम समाज के ये समझ में आ गया। मैंने 3 बड़े यूजीसी के प्रोजेक्ट में काम किया, जिसमें एक HIV एड्स पेशेंट का था, एक मुस्लिम डिवोर्सी वुमेन का था और एक वॉर विडोज का था। जो मैंने दयनीय स्थिति मुस्लिम डिवोर्सी वुमेन की देखी, HIV एड्स पेशेंट वाले तो फिर भी 5-6 साल में दुख तकलीफ पा के मर तो जाते हैं, यहाँ तो बच्चे हैं पीछे, महिला मर भी नहीं सकती। उन महिलाओं ने कहा कि इंटरव्यू में बताया कि हम चाहती हैं कि हम प्रोस्टिट्यूशन का काम कर ले, लेकिन हम करें कैसे, हमको वो करना भी नहीं आता। इन बच्चों को छोड़ के जाएं कहाँ, हमारे पास आए कौन। हमारी भूख तो सबको लगती है ना, 2 टाइम का भोजन तो सबको चाहिए। वो चाय नाश्ता और वो तो सब बाद की बातें हैं, लेकिन कम से कम पेट भरने के लिए रोटी तो चाहिए एटलीस्ट। 4-5 बच्चे हुए, पति ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक। अब महिला को तलाक तलाक बोलेगा तो ऑब्वियसली महिला कहाँ जाएगी, अपने फादर के घर आएगी। तो फादर के घर में भाई के भी वही 4-5 बच्चे, भाभी बैठी है, बुजुर्ग माँ बाप बूढ़े हो गए वो बैठे हैं। अब उसकी भाभी कह रही कि या तो तेरे माँ बाप को, तेरी बहन को, इन बच्चों को लेके निकल जा, या तो मुझे छोड़ या इनको छोड़। ऐसे घर में झगड़े चलते हैं। 1 दिन 2 दिन का आता है वो मेहमान, अच्छा लगता है, ज्यादा दिन रुक जाए तो यूं लगता है ना कि जी यहाँ बताओ थे जाओ मैं जावा, है ना। मेहमान ज्यादा दिन रुक जाए तो आप ये पूछने लग जाते हैं कि भाई आप तो क्यों जाओगे, हमें ही निकलना पड़ेगा घर से। तो ऐसे झगड़े चलने लगे तो वो महिलाएं कहती है कि हम भाई के घर नहीं जा सकते, भाई चाहता मदद कर दे, वो मदद नहीं कर सकता। माता पिता बुजुर्ग हो गए, अब वो मदद नहीं कर सकते। इधर हमारे 5-7 बच्चे, ये कम से कम बता रहा हूं मैं, है ना। उधर भाई के 5-7 बच्चे, ये तो मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी। तो अब हम जाएं कहां, करें क्या। अब हमको तो कोई झाड़ू पोछा भी नहीं करना आता, और हम मुस्लिम हैं, हमें कोई रखता भी नहीं। अब पीछे से चले जाए इन 5-5, 7-7 बच्चों को कौन संभाले, होगी ना एकदम दयनीय हालत। और वो महिलाएं कोई एलियंस की तो थी नहीं, समाज से आई हुई, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। 16 साल में समझ में आ गया कि उनका जीवन नरकीय बनता जा रहा, नारकीय जीवन। पहले भी बन रहा था, लेकिन यूं लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो हम पागल थे जो हमने विरोध किया। अरे कम से कम जिसने छोड़ा वो मेंटेनेंस देता तो ये बेचारे रोटी तो खा लेते ढंग से। इनके रोटी के पैसे नहीं है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। ये जो फ्री की स्कीम और ये तो अब ज्यादा चली, पहले इतनी थी नहीं। तब 2001 में डेनियल लतीफी केस में सेम जजमेंट अगेन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट कि मुस्लिम मेल आल्सो लायबल टू मेंटेन हिज वाइफ अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। मुस्लिम पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत लायबल होगा। देयर वाज नो सिंगल प्रोटेस्ट इन एंटायर नेशन। पूरे देश में एक जगह भी विरोध नहीं हुआ इस जजमेंट का। क्यों नहीं हुआ? 16 साल में समझ में आ गया कि हमने कुगत कर दी महिलाओं की, है ना, हालत खराब कर दी, जानवर जैसी हालत कर दी। ये क्या हो गया समझ में आ गया। क्योंकि सोसाइटी ऑलवेज रन, सोसाइटी नेवर कांस्टेंट और लॉ नेवर कांस्टेंट। ना तो लॉ को रोक सकते हो ना सोसाइटी को रोक सकते हो। जब हम साहबानो केस से और डेनियल लतीफी तक आए, समाज को समझ में आई चीजें कि ये हुआ। अब सोसाइटी का सोच बदला कि वही समाज है जो पहले सड़कों पे उतरा था, वो 404 की थंपिंग मेजोरिटी वाली सरकार को झुका दिया था। अब तो नहीं झुकाया 2001 में, तो सरकार तो वही थी यूपीए की, झुका लेते फिर बनवा लेते एक और नया लोग। उनको पता था हालत बहुत खराब है, इसलिए कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। आया ना समझ में? इसलिए समाज बदलता है, लो बदलता है। अब जब हम साहबानो से लेके और डेनियल लतीफी तक आ गए, अगला केस और लिखो, साहबानो से सायरा बानो तक पूरा हो जाएगा हमारा। लिखिए, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सायरा बानो पुणे से एमबीए करके आए, सिम्बोसिस से या जहां से भी करके आए, पुणे से एमबीए करके आए। और घर पे आते ही इनको एक स्पीड पोस्ट मिला, उसमें 3 शब्द लिखे हुए थे। 3 शब्द का मतलब कोई 143 नहीं लिखा हुआ था वहां पे, आई लव यू नहीं लिखा, वहां लिखा था तलाक, तलाक और तलाक। उसको लगा ये बड़ा अजीब मजाक है, हम पढ़ के आए हैं, एमबीए करके आए हैं और हमें अगले को बधाई देना या कोई प्यार मोहब्बत का इजहार करना वो होता तो समझ में आता, इसने तो तलाक दे दिया। तो सायरा बानो ने ठान लिया कि अब इनको सबक सिखाऊंगी। उन्होंने कहा 3 शब्द लिखे, मैं 3 प्रथाओं का अंत करूंगी। एक का नाम तलाकुल बिद्दत, ट्रिपल तलाक,
दूसरे का नाम निकाह हलाला, चौथे का नाम क्या, 4 शादियां वाला क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी, ऐसे बोलते हैं ना। और अगर महिला ऐसा करे तो पॉलीएंड्री। तो उन्होंने 3 रीट फाइल की सायरा बानो ने, एक के बाद एक, कि पहले तो ये जो तलाक तलाक बोला है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करो, सुप्रीम कोर्ट में जीत गई सायरा बानो भी जीते थे। अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले साहबानो का निधन हुआ। साहबानो का फोटो देखेंगे ना, जिस समय तलाक दिया, एकदम बुजुर्ग सी महिला है और उस समय उनको तलाक दिया। सायरा बानो ने कहा ये तीनों चीजें गलत हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तीनों चीजें गलत हैं। किसी भी बात में तलाक 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 बोल दिया जाना, जिसको तलाकुल बिद्दत कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट ने अगेन फिर वही बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। तो ये हो गया सायरा बानो के केस में। अब सायरा बानो की एक रिट आ गई, उसके बाद भी देश भर में तलाक हुए, तब क्या करना पड़ा, 143 में, मैंने आपको भी 143 जानबूझ के बोला था। 143 में क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 143 में क्या है, देखो, है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनलाइन ऑफलाइन में सभी देखें। 143 में कंसल्टेशन का पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट से वो कंसल्ट कर सकता है। हाँ, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता, परामर्श का अधिकार। तो आप इसको, इस 143 को फनी ट्रिक में 143 की तरह याद करो कि भाई प्यार मोहब्बत में सब कुछ जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने 143 में पूछा, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा 143 आर्टिकल में, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बताए चाहे तो नहीं बताए, बाध्य नहीं है। इसलिए 143 आर्टिकल में है कंसल्ट करने का राइट, और ऑर्डिनेंस का राइट किसमें है, 1 2 3 देखो एक बार, 1 2 3 लोग ऐसे याद करो, 1 2 3 आर्टिकल निकालो, याची मान्या 1 2 3 आर्टिकल निकालो, ऑनलाइन में भी सभी लोग निकालो। क्या दे रखा 1 2 3 में, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करना। जैसे अभी आज तो हमारा पार्लियामेंट चल रहा है, लेकिन कल नहीं चलेगा, है ना, अब फिर जनवरी में चलेगा, अभी बीच में नहीं चलेगा। तो इस दौरान कोई ऐसे लॉ की जरूरत हो जाएगी। आज तो चलेगा, 22 है ना आज, तो आज चलेगा कल से, और अगला सेशन जब होगा जनवरी में, जिसको बजट सेशन बोलेंगे, इस दौरान इन बिटवीन किसी लॉ की जरूरत हुई तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस जारी करेगा। तो सायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में भी तलाक हुए, तो गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि आप इस पे क्या करो, ऑर्डिनेंस जारी करो। 1 2 3 में ऑर्डिनेंस जारी हो गया, फिर भी होते रहे तलाक। तब फिर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, तलाकुल बिद्दत को क्रिमिनलाइज कर दिया। आया समझ में। अब सायरा बानो की एक रिट जिसमें सायरा बानो जीते, उसमें इतना जोर आया, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, फिर भी देश भर में तलाक हुए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, फिर भी तलाक हुए, तब जाके पार्लियामेंट को इसको क्रिमिनलाइज करना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट में सायरा बानो ने 3 रीट की थी, एक तो हुई तलाकुल बिद्दत, इसका तो हो गया डिस्पोज, 2 अभी पेंडिंग है। वो 2 कौन कौन सी हैं, एक तो पॉलीगेमी, एक से ज्यादा पत्नी से शादी करेगा। मैं एक डिबेट सुन रहा था टीवी पे, जिसमें सायरा बानो बैठे हुए थे, एक कोई मौलाना जी बैठे हुए थे, वो कौन सा, वो कादरी नाम से है उनका, जैसे बड़ी सी टोपी लगा के आते हैं। सायरा बानो ने कहा उनको कि मौलाना जी हमने आपकी हर बात मानी, आपने कहा कि आज ईद है, हमने मान लिया आज ईद है, इतनी बजे आपको रोजा खोलना है, सहरी का टाइम है, हमने सारा मान लिया, लेकिन ये कहां तक जायज है कि आप तो 4 पत्नी रखेंगे और हम एक ही कसम रखेंगे, एक ही पति रखेंगे, ये कहां तक जायज है। आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। हम भी 4 पत्नियां रखें तो क्या गलत है भाई, संविधान में आप भी एक पर्सन है और हम भी एक पर्सन है। तो मौलाना जी ने इसे कान में लगा रखे थे, उस डिबेट छोड़ के भाग लिए। ये मैंने खुद ने देखा हुआ, आप ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। सायरा बानो की डिबेट में मौलाना भागे, क्यों भागा, वो कोई जस्टिफिकेशन दे सकता है क्या इसके पीछे, कि आदमी तो 4 शादी करेगा और महिला एक ही के साथ रहेगी, भले वो 4 को ले आए उसकी छाती पे मूंग दलने, लेकिन रहना भाई, ये कौन सा जस्टिस हुआ, ये तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है। इसलिए इस पॉलीगेमी को भी चैलेंज कर रखा, इसका जजमेंट भी आ जाएगा जल्दी ही। और एक निकाह हलाला को चैलेंज कर रखा है। निकाह हलाला क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय निकाह हलाला? सर वो बताया था ना आपने, वो तलाक से पहले मौलवी के पास
निकाह हलाला का मतलब है, आपने नाम सुना है मीना कुमारी का? पुराने जमाने में एक हीरोइन होती थी जिसके गाने आते थे, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, ऐसे गाने होते थे अच्छे। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, बहुत अच्छे गाने। अपने जमाने की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस। तो एक मुस्लिम डायरेक्टर थे जिनका केस हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 में भी, हमने के.ए. अब्बास का केस पढ़ा है ना। के.ए. अब्बास का पूरा नाम था कमाल अमरोही अब्बास। अब्बास को लगा कि मीना कुमारी, देखो पुराने जमाने में एक चीज होती थी, चाहे उसका नाम मीना कुमारी हो, जो मुस्लिम समाज से थी, नाम हिंदू देकर ही मूवी में आया जाता था, मुस्लिम नेम से आते तो लोग देखते ही नहीं थे। यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार किया तब दिलीप कुमार चले फिल्मों में, वरना नहीं चलते। ऐसे मीना कुमारी मुस्लिम समाज से थे तो उनका नाम मीना कुमारी किया, लेकिन वो थे मुस्लिम समाज से, तो के.ए. अब्बास को लगा ये मेरे समाज से है, इसको फिल्मों में लेता हूं तो फीस देनी पड़ती है, भाई फीस तो देगा ही ना, एक्ट्रेस है तो क्यों नहीं इससे शादी कर लूं, ये मुस्लिम में तो 4 शादी कर सकते, तो एक इससे शादी कर लेते, मीना कुमारी से शादी कर ली। मीना कुमारी का पॉपुलैरिटी का इंडेक्स वैसे ही बढ़ता रहा तो उसको जलन मची। जैसे ऐसा नहीं कि जलन मचने का ठेका महिलाओं का, आदमी को भी कभी कभी जलन मचती, महिलाओं को स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता होगा, ईर्ष्यालु स्वभाव ज्यादा होता है, पुरुष का थोड़ा कम होता है, लेकिन हुआ तो उन्होंने मीना कुमारी को गुस्से में आके कह दिया तलाक तलाक तलाक, छुट्टी। इधर राज कपूर और के.ए. अब्बास में कंपटीशन चलता था उस समय। राज कपूर जिनके केसेस हम डिस्कस करते हैं ना आर्टिकल 19 में, 21 में, तो राज कपूर ने अपनी फिल्मों में लेना चालू कर दिया और मीना कुमारी का तो वही पॉपुलैरिटी का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, जो फिल्म आ रही है सुपरहिट जा रही है। तो कमाल अमरोही अब्बास को लगा गलत कर दिया अपन ने, तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल कर दिया। उन्होंने वापिस मीना कुमारी से संपर्क किया कि वापिस निकाह कर लें, तो मीना कुमारी ने कहा मैंने तो पहले कहा ही नहीं था तलाक दो। तो उन्होंने कहा मैंने मेरे असिस्टेंट को तैयार कर लिया। किसको? असिस्टेंट को। आप उससे निकाह कर लो और मैरिज कंज्यूम कर लो। मुस्लिम में मैरिज को मैरिज तब माना जाता है जब जिन दो पक्षकार की, लड़का लड़की जिसकी मैरिज हो, उनका सेक्सुअल रिलेशन बन जाए इच्छा से, जब जोर जबरदस्ती नहीं, इच्छा से, सहमति से, और फिर वो अपनी इच्छा से ही उसको तलाक दे, फिर वो अब कमाल अमरोही अब्बास से शादी कर सकती है। तो मीना कुमारी ने कहा पहले पक्का कर लेना कि ऐसा नहीं मीना कुमारी जैसी सुंदर महिला मिल जाए ये तलाक ही नहीं दे। बोला नहीं मैंने बात कर ली। अब अब्बास के सामने अब्बास के असिस्टेंट की क्या औकात कि वो शादी करके मैरिज को कंज्यूम करके तलाक नहीं दे। उसने शादी की मीना कुमारी से, मैरिज कंज्यूम किया यानी रिलेशन बनाया, और आफ्टर दैट उसने क्या किया, उनको बोला तलाक तलाक तलाक। तब वापिस शादी की कमाल अमरोही अब्बास ने। अब बताओ इस तलाक में मीना कुमारी की गलती थी या कमाल अमरोही अब्बास की गलती थी? के.ए. अब्बास की गलती थी। भाई गुस्सा तो उसको आया, जलन उसको मची, मीना कुमारी ने तो तलाक दिया नहीं। तो निकाह हलाला मीना कुमारी का होना चाहिए था कि अब्बास का होना चाहिए था? अब्बास का होना चाहिए। उसको कराते किसी से निकाह, उसको कराते कंज्यूम, फिर दिलाते तलाक, तो निकाह हलाला होना ही बंद हो जाता, फिर ऐसा होने लग जाएगा। इसमें क्या हुआ समाज में, या तो भाई से निकाह हलाला करवा दिया अगर घर में भाई है तो, क्योंकि दूसरा होगा तो लुगाई छोड़ेगा नहीं। इच्छा से तलाक देना चाहिए, वहां जोर जबरदस्ती नहीं चलती। रिलेशन भी इच्छा से बनना चाहिए, इसलिए महिला को रोज अपनी इच्छा से रिलेशन बनाना होता है। अगर पुरुष ने जबरदस्ती कर ली फिर रिलेशन बना तो उसको रिलेशन नहीं माना जाता, इस्लाम में हराम माना जाता है। ये और ध्यान से सुनना आप। तलाक भी इच्छा से देगा, जोर जबरदस्ती डरा धमका के तलाक ले लोगे तो वो तलाक हराम माना जाता है, फिर वो निकाह हलाला वैलिड नहीं माना जाता। यानी उसका रोज रेप होगा, एक रात में कितनी बार होगा, जितनी बार होगा उतनी बार होगा, और डेली होगा। तो महिला के लिए तो एकदम बिना इच्छा के एकदम नारकीय जीवन जैसा हो गया। भाई जिस आदमी को देखना नहीं चाह रही है उसके साथ में उसको ये सब करना पड़ रहा तो गलत है। ये तीसरी रीट मीना कुमारी की अभी पेंडिंग है, निकाह हलाला की, ये आने वाली है। ऐसी चीजों को, जैसे हिंदू समाज में पहले प्रथा थी देवदासी प्रथा, जो साउथ इंडिया में लड़की को मंदिर की देवता की मूर्ति की सेवा पूजा के लिए छोड़ दिया जाता, तो बाद में प्रोस्टिट्यूशन में यूज लिया जाने लग गया, तो कोर्ट ने रोक लगा दी देवदासी प्रथा पे। तो वो प्रथा रुकी कि नहीं रुकी? भाई ऐसी प्रथाएं जो कुप्रथा बन गई उसको छोड़ना है। ऐसा नहीं मुस्लिम समाज में कुप्रथा है, हिंदू समाज में भी ये छोड़िए ना देवदासी प्रथा। इधर एक हमारे एक प्रथा बन गई, बहुत कम जगह देश भर में ऐसा हुआ, सती की घटनाएं हुई। पति का निधन हो गया, पति पत्नी में ज्यादा प्रेम रहा होगा, साथ में सती हो गए। ऐसा कहीं एक आध जगह हुआ, एक आध जगह कहीं जोर जबरदस्ती हो गई होगी।
तो एक का निधन हुआ, दूसरे को उसके साथ में जीवित जला देना, ये तो इनह्यूमन है, बिल्कुल गलत है। तो इसको भी अंग्रेजों ने रोका और आज तक रुका हुआ है। कोई अब ऐसे थोड़ी प्रोटेस्ट कर रहा कि नहीं हमको तो सती इनको बनाना ही है। लास्ट घटना हमारे सीकर के देवराला गांव में हुई थी, उसके बाद में कोई सती की घटना नहीं हुई देश भर में। इसके अलग से कोड बने हुए, अलग से एक्ट बने हुए हैं, प्रोहिबिशन, इसको प्रिवेंशन, सती, हाँ रूप कंवर नाम है उनका। हम बहुत छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे गांव में, तब की बात है। सर मेरे गांव में बहुत बड़ी हाँ मैं 9th में तो यहाँ जयपुर आ गया था, लेकिन मैं गांव में था, कोई 5वीं 4थी क्लास में रहा होगा। उस समय की घटना, बचपन का हमने सुना था। सर उनको वो साथ में जले थे, या मैंने तो ऐसे सुना है कि उन्होंने जैसे उनके पति का निधन हुआ था ना, तब से वो है ना सिर्फ तुलसी का पत्ता ही लेते। वो मैं अब उसका बताता हूँ बाद में। तो ये हुआ, सती प्रथा छोड़ा, हिंदू समाज ने देवदासी प्रथा छोड़ा। ऐसे हमारे दादा नाना और के जमाने से, बिफोर द कमेंसमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ द हिंदू कोड बिल 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लागू होने से अपने यहाँ अगर लड़का नहीं हुआ तो क्या करते थे? दूसरी शादी कर लेते। अरे साहब लड़कियां लड़कियां दूसरी शादी कर लो। 1955 में एक्ट लागू हो गया, उसके बाद में कोई कर रहा है क्या दूसरी शादी? अब तो दूसरे से बात करके देख, किसके 2 सर हैं, किसकी माँ ने जन्मा, ऐसा नहीं फोड़ दे। तो अब कानून आ गया, 2 शादी कर नहीं सकते। तो हिंदू समाज में रुके ना लोग। लक्षण से कब आते हैं? या तो खुद आ जाए या कानून ला दे, जैसे सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बायोगेमी। रुका हिंदू समाज, ऐसे मुस्लिम समाज को भी रुकना पड़ेगा। ट्रिपल तलाक से भी रुकना पड़ेगा, निकाह हलाला से भी रुकना पड़ेगा, और बायोगेमी से भी रुकना पड़ेगा, पॉलीगेमी से भी रुकना पड़ेगा। क्यों? आज की पढ़ी लिखी, अच्छा रुको, उल्टा कर दो इसका। कौन फादर चाहेगा कि उसकी बेटी जिससे शादी करे वो 3 लुगाई और लाए, 4 और लाए? ऐसा चाहेगा क्या? है तो समाज के ही आदमी ना। तो फिर इस चीज को रोका जाना चाहिए। अब स्वेच्छा से कोई नहीं रोक रहा है, तो लॉ के द्वारा सायरा बानो ने रीड कर दी। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 44 का डिस्कशन, फ्रॉम शाह बानो टू सायरा बानो। किसी भी केस में आपको कोई दिक्कत है, कोई बात आपको नहीं समझ में ये, तो आप बता सकते हैं। सायरा बानो का ईयर है 2017। लिख लो, मैंने 2019 लिख रखा है। पहले आपने 19 लिखवाया, मैंने तो 20 में देखा। कोई नहीं, उसमें देख लो, चेक कर लो, कोई इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से 2017 तो नहीं होना चाहिए, 18 में आया, 19 से होना चाहिए। देख लो एक बार, हाँ कोई दिक्कत नहीं, देख लो आप, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 17 है तो 17 कर लो, 19 है तो 19 कर लो, अभी तो 2 यूनिट हो रहा नहीं है। तो ऐसे में अब एक चीज समझ में आ गई ना, आर्टिकल 44 में क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यूसीसीएल की बात करता है। अभी आएगा ना, शॉर्ट में आएगा। जैसे अभी तो हम आज और कल और इन दिनों अभी 10, 15, 20 दिन न्यूज़पेपर देखेंगे तो क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट पे खूब बड़े बड़े आर्टिकल्स हमको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मिलेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप एक ऐसे तैयार करना, एक निबंध तैयार कर लेना, लिख लो कहीं भी टॉप पे या जहां पे भी आप निबंध वाले पॉइंट लिखते हो ना, अपनी नोटबुक के एक तरफ लिखा करो, समान नागरिक संहिता पे एक ऐसे तैयार करना है, ये ऐसे आएगा और बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का हमने लिखा, ऐसे समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमको हिंदी में, इंग्लिश में निबंध तैयार करना है, ऐसे प्रिपेयर करना है। आरजेएस मेंस के लिए ये एक ऐसे आएगा। तो अब आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाए, हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी आए, तो आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्योंकि आज की क्लास का पूरा डिस्कशन हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ही किया है। इसको यहां से चालू करना, फ्रॉम शाह बानो टू सायरा बानो, जिसमें हिंदू समाज की भी इन सारी कुप्रथाओं को छोड़ने के बारे में बताते हुए, मुस्लिम समाज की एक कुप्रथा ट्रिपल तलाक हटी है, 2 और हटनी चाहिए। क्रिश्चियन समाज में भी डिवोर्स के लिए क्रुएल्टी के साथ में एडल्ट्री प्रूव करने वाला कोर्ट ने मना किया, समाज इस पे मान गया। तो एक जैसा मेल फीमेल का विभेद नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जैसे क्रिमिनल लॉ हम सब पे इक्वली, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस या बाकी के क्रिमिनल लॉ, पॉक्सो वगैरह सारे, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो भी क्रिमिनल लॉ है हम पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, ऐसे ही इक्वली सिविल लॉ भी एप्लीकेबल होने चाहिए। मुस्लिम का अलग सिविल लॉ, वो शरीयत से चल रहे हैं, क्रिश्चियन का अलग से सिविल कोड, हिंदू अलग शासित हो रहा है,
तो ऐसे तो देश में सिस्टम चलेगा नहीं, तो इसको ठीक करना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। क्रिमिनल का तो ऑलरेडी है, और देखो इससे कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे गोवा में चल रहा है, तो गोवा स्टेट अपनी इच्छा से बिल्कुल इतने सालों से शासित हो रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, आप किसी एक को दबा के नहीं रख सकते, ना तो फीमेल मेल को दबाए तो भी बैलेंस बिगड़ेगा, समाज नहीं चलेगा ठीक से। जैसे आज के युग में अभी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वुमेन के फेवर में लॉ ज्यादा है। क्यों? वो इसलिए है कि पहले वुमेन की एट्रोसिटी ज्यादा हुई, अत्याचार ज्यादा हुई, इसलिए फेवर में लॉ लाने पड़े। अब मेल को ज्यादा दबा रहे हैं तो भी बैलेंस बिगड़ेगा, परिवार टूटेंगे और संतुलन नहीं बना रहेगा। ऐसे ही किसी रिलीजन के मामले में किसी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सोसाइटी बिगड़ेगी, टूटेगी, सही नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या हो जाएगा, समाज में ये जो तथाकथित चल रहा है ना, ये लव जिहाद और ये है ना, बहला के फुसला के नाम बदल के शादी कर ली। अभी नई आईपीसी में इसको भी अपराध किया गया है। झूठ बोल के शादी के लिए रिलेशन बना लेगा, उसको भी अपराध घोषित किया गया है। नई जो अभी आईपीसी हमारी आएगी, जिसको भारतीय दंड संहिता के बजाय क्या नाम दिया गया, भारतीय न्याय संहिता। कि दंड देना अंग्रेजों का मकसद था, हमारा मकसद है न्याय देना, इसलिए इस नाम से आएगी। तो एक तो ये चीजें रुक जाएंगी, और एक जिसकी एक शादी होगी वो दूसरी करने की सोचेगा भी नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से। क्यों? क्योंकि अगर वो दूसरी शादी करेगा तो पहले ठीक है कोई जमाना रहा जब लिटरेसी नहीं थी, कम पढ़े लिखे लोग थे, लोग मान जाते थे इस बात को कि ठीक है ले आया होगा, अब क्या कर सकते हैं, ले आया। आप निकाह हलाला के इनके वाकई में लोगों के जो जिनके रियल लाइफ में हुआ उनका जीवन देखो, एकदम नरकीय जीवन हो जाता है। तो आदमी एक डिसिप्लिन में देखो, सोसाइटी क्या है, आर्टिकल 19(1)A में जब हमने AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ किसका केस पढ़ा, मेड्रास का केस पढ़ा, 1950 का केस है, जिस केस में ये कहा मनुष्य समाज में रहता है, उसकी अनंत चीजें करने की इच्छा होती है। भाई मन है, आज ये मोबाइल हैंडसेट अच्छा लग गया, थोड़ी देर में वो अच्छा लग गया। एक बार में सोचो, एक कोई आगे से निकला या निकली, वो अच्छा लगा या लगी, थोड़ी देर में उससे भी थोड़ा ठीक आया या आई, तो पहली बार तो गया। उसके बाद में फिर कोई तीसरा आया, वो उससे भी ठीक लगा, तो वो पहले वाले 2 तो गए। फिर कोई चौथा आया, वो 3 तो गए। तो ऐसा, यानी मनुष्य को, मन को कहां रोकना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि रुकिए भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा। कि आप ऐसे भटकते रहोगे फिर तो क्या हो जाएगा, समाज जैसे वेस्टर्न कंट्री में बिखर रहा है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड होते हुए बिखर रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा फ्रीडम के नाम पे ये कर दिया, जब जिसको जिससे चाहे रिलेशन बनाए, जिससे चाहे शादी करे, जब चाहे तलाक दे। आज दुखी है वो सारे के सारे, मथुरा में, वृंदावन में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, वो शांति की तलाश में रहे। कहाँ उनकी शांति कहाँ भाग गई, उनकी शांति इस काम वासना में भाग गई, इसके पीछे भागते भागते भागी। एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अच्छा, हमारे माता पिता में झगड़ा नहीं होता क्या, अगले दिन वैसे के वैसे फिर झगड़ने को योद्धा तैयार हो जाते हैं। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, ऐसे अटल जी की एक कविता है। तो ऐसे रोज चलता जीवन। अच्छा, बहन भाइयों में झगड़े नहीं होते क्या, वो झगड़ते यूं देखते, इससे बात ही नहीं करूं जिंदगी में, फिर उसी से बात करनी और जिंदगी भर करनी। भाई बहन भाई बदले नहीं जा सकते, माँ बाप बदले नहीं जा सकते, तो ऐसे क्यों मुस्लिम महिलाओं का तलाक हो जाए, क्यों ऐसा 15 साल की उम्र एज ऑफ मैरिज की मान ली जाए, क्यों उधर एक बाकी के जो इतने डिस्क्रिमिनेशंस हमने आज के डिस्कशन में डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट आप अपने ऐसे के पॉइंट में रखना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यहाँ इतना सा दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के बैरेक्ट में कि भारत राज्य क्षेत्र में, इंडियन टेरिटरी में एक समान सिविल संहिता। देखो आपराधिक संहिता क्यों नहीं लिखा हुआ इसमें, सिविल संहिता क्यों लिखा हुआ, क्योंकि आपराधिक संहिता तो ऑलरेडी एक ही है हम सब पे, एक आईपीसी, एक सीआरपीसी, एक एविडेंस, एक क्रिमिनल लॉ लगता है, इसलिए यहां लिखा एक समान सिविल संहिता लागू करेंगे। 6 धर्मों के लोग रहते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से मैरिज, विवाह, तलाक, भरण पोषण, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, गार्जियनशिप, ये एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि सबका जीवन एक जैसा है, इसलिए भेद कर देना ये गलत है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इस देश में अभी 2 चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। एक तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और दूसरा है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की।
कंट्रोल के बजाय इसको पॉपुलेशन बैलेंसिंग बिल कह दो कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। भाई आज हम जनसंख्या में नंबर 1 पे हैं, कितना पॉपुलेशन और बढ़ाएंगे, लेके कहां जाएंगे इसको? सड़कें छोटी पड़ गई, देश छोटा पड़ जाएगा, खेत इतना कोई प्रोडक्शन आज हो रहा है हमेशा इतना ही होता रहेगा, अगर इस स्पीड से बढ़ी तो इस मामला नहीं बैठेगा, अस्त व्यस्तता हो जाएगी। तो ये 2 चीजें तुरंत आनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये चीजें रुकेंगी काफी हद तक, पॉपुलेशन का कंट्रोल रुकेगा। जब पत्नी एक होगी तो वो इतना अधिकारों में जान जाएगी, अब वो एक है उसकी चल रही है, वो कह रही मैं तो 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कर रही, या दूसरा भी नहीं कर रही, मान लो उसने कह दिया, तो पति दूसरी पत्नी ला सकता है क्या? ये तो एक ऐसा इनह्यूमन हो गया, जैसे एक गाय या भैंस ने दूध देना बंद कर दिया तो दूसरी को लाके खूंटे पे बांध लिया, उसने बंद कर दिया तीसरी को लाके बांध दिया। ऐसे ही तो करता है ना किसान आदमी। भाई मैं तो किसान परिवार से हूँ, हमने तो गांव में देखा, एक गाय भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, किसान ऐसे थोड़ी बैठ जाएगा, अच्छा नहीं दिया कोई बात नहीं, जिसके पास पैसा तुरंत अगले दिन नहीं लाएगा। तो ऐसे ये तो नहीं लुगाई ले आते हैं, तो ये नहीं होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल भी रुकेगा, अपराध भी रुकेगा। अभी इससे क्राइम बढ़ रहा है। जैसे लिव इन रिलेशन से आप क्या मान रहे हो? किसी का मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी नहीं बढ़ रहा, क्राइम बढ़ रहा है। लिव इन रिलेशन किया, लड़की को फिर दूसरा अच्छा लग गया, क्योंकि वो पति तो है ही नहीं, दूसरा अच्छा लगते ही फिर 35 टुकड़े हो गए उधर। आपने पढ़ा होगा ना आफ्ताब और उसका श्रद्धा वाला। ऐसे ही एक लड़की ने 16 साल की छोटी सी लड़की, देखो क्या है अभी से रिलेशन बने, उसको दूसरा अच्छा लगा, वो उधर डाइवर्ट होने लगी, तो चाकू पे चाकू घोंपने का दिल्ली वाला वीडियो आपने देखे होंगे। ये जैसे इसके साइड ये सब हो क्यों रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि हम कितनी भी शादियां, किसी से भी शादियां कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से लिव इन रिलेशनशिप पे और जो ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं, यहाँ एक सांगानेर में एक महिला थी, मुस्लिम महिला लड़की थी, उसने शादी की और शादी करने के बाद में पति को कोई दूसरी अच्छी लगी, ये मानव स्वभाव है। लेकिन आपको अपना मन, द्रौपदी को 5 पति का वरदान क्यों मिला? उसने कहा एक महिला के मन में 5 चीजें इच्छा होती हैं, सबके नेचुरली इनबिल्ट हैं। बहुत सुंदर होना चाहिए, नकुल सहदेव, अच्छा तीरंदाज हो, अच्छा भाला वाला हो, यानी अच्छा भाले का योद्धा हो, अच्छा तीरंदाज, 3 चीजें होंगी ना, तलवारबाज, भाले में एकदम एक्सपर्ट। पुराने जमाने में यही होता था, तलवार चलती थी, भाला चलता था, तीर चलता था, गदा चलती थी, तो गदा में भीम, तीर में अर्जुन, और एक बिल्कुल धर्मात्मा हो, धर्मराज युधिष्ठिर। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु, लेकिन 5 से शादी करनी पड़ेगी। ये चीजें एक आदमी में तो मिल ही नहीं सकती, तो 5 से शादी करनी पड़ी। तो ऐसे ये ध्यान रखना, 4 इच्छाएं तो नियंत्रित करनी ही पड़ेंगी, चाहे जो भी पुरुष शादी करे चाहे महिला शादी करे, एक जैसे नहीं मिलते ना। सब चाहते हो एकदम गोरे चुटिए लंबे तगड़े ऐसे मिले, नहीं मिलेंगे, उसमें कोई लक्षण होगा, उसमें कोई लक्षण होगा, लेकिन सारे गुण एक साथ मिल जाए, जैसे झूठे मिलाते ना 36 के 36 गुण, वो संभव नहीं है। तो फिर कैसे रहना पड़ेगा? अपने मन को कंट्रोल करो, जैसे AK गोपालन के केस में बताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यही कहता है, सोसाइटी को एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। क्रिमिनल केसेस इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, ऐसे सिविल मामले भी सब पे इक्वली एप्लीकेबल होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे नया IPC CRPC एविडेंस लेके लोकसभा में पास कर दिया, कल राज्यसभा में भी पास कर दिया, 20 दिसंबर को लोकसभा से पास किया, 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास कर दिया, आज 22 दिसंबर है, शायद आज राष्ट्रपति जी की परमिशन मिल जाएगी, राज्यसभा से आज भेजा जाएगा, कल तक तो वो राज्यसभा में ही था पास होने के बाद भी। तो ऐसे मामलों में एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना, आप क्या मानते हो सोसाइटी के हित में है या अहित में? सारे धर्मों के पर्सपेक्टिव में सोचो, ऐसा नहीं हिंदू के पर्सपेक्टिव में सोच लिया, मुस्लिम के नहीं सोचा, वो भी तो हमारे ही देश के लोग हैं ना, क्रिश्चियन के, सबके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना देश हित में है, समाज हित में है, और व्यक्ति के व्यक्तिगत हित में है, और महिला और पुरुष की आजादी और उनके डिसिप्लिन बना रहे उसके हित में है, परिवार ठीक से बना रहे। अगर परिवार बिखर गया तो सारी इकाइयां बिखर जाएंगी, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में कहा, सरला मुदगल के केस में कहा, डेनियल लतीफी के केस में कहा, और एक केस और नहीं लिखा, उसका नाम लिखो, सीमा वर्सेस अश्विन, केस का नाम लिख लो, सीमा वर्सेस अश्विन। ये 2006 का केस है, ये सायरा बानो से पहले लिखना था, लेकिन अभी डिस्कशन में अभी मेरे को ध्यान आया, सीमा वर्सेस अश्विन। सीमा वर्सेस अश्विन के केस में ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इस केस में, हाँ जी, सीमा वर्सेस अश्विन 2006।
सीमा वर्सेस अश्विन के केस में क्या कहा गया, इसकी एक लाइन ध्यान रखना, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से भी पूछा जाता है, इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से पूछा जाता है। इसमें कहा मैरिज को रजिस्टर्ड किया जाना कंपलसरी है। क्या किया जाना जरूरी है? रजिस्टर्ड किया जाना। ये मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, सीमा वर्सेस अश्विन का। और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, सारे मैरिज को रजिस्ट्रेशन करो और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। तो मैरिज रजिस्टर्ड होने से, जैसे अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि लिव इन में तो रहो, लेकिन क्या कंपलसरी कर दिया उन्होंने? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया। रजिस्ट्रेशन होते ही घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे, ये भी कह दिया, फिर इच्छा से रह रहे तो रहो, वरना क्या क्राइम बढ़ रहा है समाज में, चाहे वो श्रद्धा आफ्ताब का हो या ये एक लड़का जिसने दिल्ली में 16 साल की लड़की के चाकू पे चाकू घोंपा था, या मैं सांगानेर वाली घटना बता रहा था, तो एक महिला जिसके पति ने किसी और से शादी कर ली, फिर दूसरी महिला अच्छी लग गई, तो उसने, अब झगड़ा होना स्वाभाविक है, उसने कहा मैंने तेरे से शादी की, सबके खिलाफ जाकर के घर वालों के, और अब तू दूसरी ला रहा है, तो उसने उसी की चुन्नी से उसी का गला घोंट डाला, ऐसे हाथ से पकड़ के एक हिस्से को पैर के दबाया, गले में लपेटा और हाथ से खींच के मार दिया। ये न्यूज़पेपर में आई हुई न्यूज है। एक आपने यहाँ का देखा होगा, अहमदाबाद का एक लड़की, उसने लव मैरिज की, सबसे अलग जाके, लड़का अपने पाली राजस्थान का ही था, फिर दूसरी लड़की उसको पसंद आ गई, हाँ दूसरी लड़की पसंद आ गई, तो उसने वीडियो बना के डाला। उसने कहा कि मैंने इससे एक प्रकार से प्रेम विवाह किया, मेरे घर वालों के सबके बागी होकर के, और अब ये दूसरी से शादी करना चाह रहा है। मैंने इसको कहा तो इसने कहा, मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। भाई महिला के मन में ये आएगा ना, दूसरी लाएगा तो मैं तो फोकट की स्टेपनी बन जाऊंगी, मेरे को कौन पूछेगा, और ऐसा कैसे हो सकता है, इनह्यूमन है एक प्रकार से। तो उसने कहा इससे तो मैं मर जाऊंगी, शायद उसका नाम, मुस्लिम्स में गर्ल्स के ज्यादातर नाम क्या होते हैं ऐसा, अच्छा आयशा, उसका नाम आयशा था। तो उसने कहा इससे अच्छा तो मर जाऊं। तो उसके पति ने कहा कि तू मर जाए तो तेरा वीडियो बना के मुझे भी भेज देना। तो उसने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट में गई, वहां पे वीडियो बनाया और उसके बाद में उसको भेज करके कूद के अपना जीवन खत्म कर लिया। ये क्यों हुआ क्राइम? वो लाइव चली थी। हाँ लाइव चली थी। ये क्राइम इसलिए हुआ कि उसके पति को ऑप्शन है अभी 4 पत्नी का, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। कोई भी मुस्लिम महिला, कोई मुस्लिम बहनें, इस तरह से उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदू समाज में अधिकार हैं, बाकी के समाजों में अधिकार है, सबको एक जैसा अधिकार होना चाहिए, विवाह का भी और बाकी चीजों का भी। मर गई थी क्या सर? हाँ वो मर गई थी, पर वहाँ पे पुलिस तो आ गई थी उस टाइम। वो उस समय तक मर चुकी थी। वो पानी फेफड़ों में गया और आदमी मरा। आदमी में जान कितनी होती है? इतनी सी तो होती है। वो कूदी इस इंटेंशन से कि उसने अब अंदर सांस खींच लिया, पानी खींच लिया, वो तो जाते ही तो काम होना ही खत्म है ना, भर जाता आदमी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, उसको लाने देता, बाद में झगड़ लेती। सायरा बानो को अच्छा मानते हो या आयशा को अच्छा मानते हो? मैं तो सायरा बानो को अच्छा मानता हूँ। लड़ रही है बंदी आज तक और कह रही सबकी अकल ठिकाने लगा दूंगी, इनकी 4-4 लुगाइयों वालों की, निकाह लाला वालों की भी, सबको ठीक कर दूंगी, और ट्रिपल तलाक वालों को तो कर ही दिया। तो ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फाइट द सिचुएशन, उस परिस्थिति का मुकाबला होना चाहिए, सामना होना चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना व्यक्ति के व्यक्तिगत हित में भी है, समाज के हित में भी है, चाहे वो हमारे देश के 6 धर्म उनमें से कोई सा भी धर्म हो, और राष्ट्र के हित में भी है। एक जैसा, जैसे हमारे क्रिमिनल लॉ में किसी को तकलीफ नहीं होती ना, ऐसे सिविल लॉ भी लागू हो जाए उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। जब हमारा संविधान बना तब इसको इसलिए लागू नहीं किया गया। हमारे देश का पार्टीशन किस आधार पे हुआ था? रिलीजन के आधार पे। तो उस समय तो धर्म के आधार पे वैसे 10 लाख लोगों का कत्लेआम हो गया था। जहां 10 लाख लोग मर जाएं, ऐसे में कह दो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं तो संभव नहीं है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने आने वाली पीढ़ी के लिए इसको बना के छोड़ दिया कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी जब ऐसी परिस्थिति बन जाएगी तब यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देंगे। अब ऐसी परिस्थिति बन गई है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड। कल मैं एक छोटा सा मैंने रील, एक वीडियो ऐसा देखा, कोई एक टीवी वाला किसी लड़की का इंटरव्यू कर रहा है। वो है तो मुस्लिम पोशाक में, हिजाब वगैरह सब पहन रखा है, और वो चल रही है, पीछे झंडा लगा रखा है, उस पर लिखा हुआ जय श्री राम। उसका वो इंटरव्यू करता है वो कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं मुंबई से निकली हूँ और पैदल पैदल अयोध्या जाऊंगी, मैं राम का नाम लेके निकली हूँ, अब कैसे पहुंचूंगी वो तो राम ही जाने, लेकिन मैं पहुंचूंगी वहां पे। और मुस्लिम समाज से है वो लड़की। अब बदल गई ना लोगों की भावना। भाई राम, वो कह रहे हैं कि राम हमारे भी पुरखे थे। इस्लाम धर्म आए हुए दुनिया में 1400 साल हुए, इससे ज्यादा नहीं हुआ है।
भारत में कब से आया, मैंने आपको यहां से बताया था, बैटल ऑफ तराइन, तराइन के युद्ध से आया। कब का है तराइन का युद्ध? 1753 क्यों 1192 का है, 1192 का है, 1192 का है, तब से भारत में इस्लाम है। और क्रिश्चियनिटी, बैटल ऑफ प्लासी कब का है? 1757, 1954, 1957। तो 1957 से वो आया, 1857 की क्रांति से 100 साल पहले, ऐसा कर दो 1757 प्लासी, उससे क्रिश्चियनिटी भारत में आई। बैटल ऑफ तराइन से, जहां मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गोरी से, उसके बाद से भारत में मुगल सल्तनत या मुस्लिम का आगमन हुआ। और प्लासी के युद्ध को हारने के बाद में फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके बाद से अंग्रेजों का शासन सत्ता में अधिकार बढ़ा, तब जाके भारत में क्रिश्चियनिटी पनपी। और बाकी के धर्म, जो हमारे धर्म में कुरीतियां आती गई, उन्हीं से सिख, जैन, बौद्ध, यहूदी बाहर से आए हैं, वो वापिस इजराइल चले गए। पारसी ईरान से आए थे, वो आज भी हमारे देश में हैं, ठीक वैसे ही रह रहे हैं जैसे पहले रह रहे थे, अच्छे से रह रहे हैं। और जैसे टाटा और फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जिन पे अभी मूवी भी आई है। तो ऐसे कोई भी धर्म हो, हम सबका जैसे एक क्रिमिनल लॉ लागू होते हैं, ऐसे एक जैसा सिविल लॉ लागू होना चाहिए। आज के डिस्कशन में हमने आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 को डिस्कस किया है। इसमें आप में से किसी को भी ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में या रिकॉर्डेड क्लास में किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आर्टिकल 44 का ये वाला वीडियो हम युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देंगे, आपको उस पे भी मिल जाएगा। आपका कोई डाउट हो इसके बारे में, कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो 8306969794 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, 8306969794 पे आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।